हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आप सबका आज का दिन शुभ रहे और लाइफ में आप सबके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको अचीव कर लें। आज हम इस चैनल के ऊपर एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम दिन की सभी वीडियोस फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि आपको हमारे इंडियन अफेयर्स चैनल की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर सजेस्ट ही नहीं हो पा रही है। कभी आपको एक वीडियो सजेस्ट होती है, कभी दो या फिर कभी एक भी नहीं। इसलिए हर रात 12 बजे हम एक ही वीडियो में दिन की सभी टॉप अपडेट्स एक साथ कवर कर लेंगे, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक साथ मिल जाएं। अगर आपने दिन में हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस देख लिए हैं तो आप स्किप करके नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं, वरना आप एक ही वीडियो में सभी न्यूज़ जान सकते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप अपडेट्स की तरफ। यूनाइटेड नेशंस का गठन जो काम करने के लिए किया गया था वो तो इनसे हो नहीं रहा है, लेकिन अब ये सब लोग घटिया राजनीति के ऊपर उतर आए हैं और देशों को यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस से निकालने की धमकियां भी दे रहे हैं। और हरकत भी इन्होंने ऐसी की है जिसके कारण भारत के लिए तो सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो ही गया है, लेकिन लाखों करोड़ों हिंदू इससे आज की डेट में प्रभावित हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों की सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग संगठनों में पिछले 70-80 साल से जो रिफॉर्म्स वहां पर अटके पड़े हुए हैं उनको पूरा करने के लिए सभी देशों को प्रोत्साहित करना और फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर काम करते हुए पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करना। लेकिन ये भारत के ठीक पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है। पिछले साल जुलाई से अगस्त महीने में जो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उस समय जान बचाकर भारत आना पड़ा, उसको लेकर वैसी बात सामने आई है जो दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स के लिए चिंता का विषय बन गई है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क ने बीबीसी के साथ हॉट टॉक इंटरव्यू में बांग्लादेश को लेकर कुछ चीजें रिवील की हैं, जो कि इस समय इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में काफी वायरल हो रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क ने खुलासा किया है कि जब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे और शेख हसीना ने सिक्योरिटी सिचुएशन को संभालने के लिए बांग्लादेश की सेना को उतार दिया था, उस समय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से बांग्लादेश आर्मी को साफ साफ चेतावनी दे दी गई थी कि अगर वो इस आंदोलन का दबाव में लाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को नुकसान पहुंचाने की भी हिम्मत करते हैं, तो फिर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में जहां जहां भी बांग्लादेश की आर्मी इस समय पोस्टेड है उन सबको वापस से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश को यूएन पीस कीपिंग मिशन से बाहर कर दिया जाएगा। वोल्कर तुर्क ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये जो चेतावनी आई थी, इस चेतावनी का असर ये रहा कि बांग्लादेश की आर्मी ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर फायर खोलने से साफ मना कर दिया था और आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि शेख हसीना के देश छोड़ने से एक रात पहले बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकरुज्जमान ने अपने अफसरों के साथ, यानी कि बांग्लादेश आर्मी के जनरलों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें यह तय किया गया कि वो अपने नागरिकों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। यानी बांग्लादेश आर्मी ने जब प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, उसके अगले दिन ही शेख हसीना देश छोड़ने के ऊपर मजबूर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के भागने से पहले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करके कहा था कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए जो शेख हसीना की सच्चाई को दुनिया के सामने रखे। वोल्कर तुर्क ने आगे कहा कि यूनाइटेड नेशंस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी यही कंफर्म किया गया कि जुलाई 15 से अगस्त 5 के बीच बांग्लादेश में 1400 लोगों की जान चलेगी और ये सब कुछ हसीना सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत किया गया, जिसमें उनके सपोर्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर अत्याचार किए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आने के बाद बांग्लादेश आर्मी ने अपना रुख बदला और हसीना की तानाशाही सरकार गिर गई। ये कहना है वोल्कर तुर्क का। अब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट चीफ ने ये खुद तो कबूल कर दिया कि बांग्लादेश में शेख हसीना को निकालने में यूनाइटेड नेशंस ने भी भूमिका निभाई है, यहाँ तक कि बांग्लादेश आर्मी को भी पीस कीपिंग फोर्सेस से निकालने की धमकी दी और एक तरह से ब्लैकमेल करना ही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का किसी भी देश की अंदरूनी राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करना, दखल देना, ये सही है? इससे बाकी देशों को क्या मैसेज आएगा? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट चीफ का कहना है कि उनका काम मानवाधिकारों का संरक्षण करना है और अगर एक देश की सरकार हिंसक तरीके से अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही हो तो उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग और दबाव बनाना जरूरी है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस चाइना जैसे बड़े देशों के ऊपर ऐसे सख्त कदम क्यों नहीं उठाता है? वो भी तो वीगर मुस्लिम्स के ऊपर काफी अत्याचार करते हैं। पाकिस्तान में बलोचिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? एंड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद इसी बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की गई? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के कोई मानवाधिकार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस इस तरह की धमकी बांग्लादेश आर्मी को आखिरकार कैसे दे सकता है? इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या उस समय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आकर ये किया गया या फिर इसके पीछे चाइना हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा कि वो बाकी देशों की तरह भारत के साथ भी मैक्सिमम प्रेशर वाली गेम खेल लेंगे और काम बन जाएगा, लेकिन एट द एंड डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत के पास आना ही पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वार्न किया था 2 अप्रैल के बाद भारत से आने वाली अमेरिका सभी आइटम्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा, यानी अमेरिका भी भारत की तरह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैक्सेस चार्ज करेगा। लेकिन इसमें भी उल्टा अमेरिका का ही नुकसान है और मसला ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत से आने वाली सभी आइटम्स के ऊपर हाई टैक्सेस लगाते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत के एक्सपोर्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका की कंपनीज और कंज्यूमर्स को भी बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा।
बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज थी जो चाइना से निकलकर इंडिया आई हैं एंड वो यहाँ पर इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर और रॉ मटेरियल काफी सस्ता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर हाई टैक्सेस लगाते हैं तो इन्हीं कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अमेरिकन कंपनीज जो भारत से सामान बनवा के अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, क्योंकि या तो उनको ये एक्स्ट्रा कॉस्ट खुद ही बेयर करनी पड़ेगी या फिर अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। अमेरिकन कंपनीज जो भी चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत भारत आई थी, उन्हें नई मार्केट का प्रोडक्शन हब और दूसरी लोकेशंस को ढूंढना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होने वाला है। भारत से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स और कंज्यूमर्स गुड्स के ऊपर हाई टैक्सेस लगता है, तो ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। अमेरिकन कंज्यूमर्स जो भी सस्ता और हाई क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं उनको डबल या ट्रिपल प्राइस देना पड़ेगा। अमेरिका में ऑलरेडी इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है। भारत से सस्ता सामान आने की वजह से कुछ कंट्रोल बना था, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स को बढ़ा देते हैं तो फिर ग्रोसरी से लेकर मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, काफ़ी कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी। एंड अगर अमेरिकन कंपनीज की कॉस्ट बढ़ती है तो उनका प्रॉफिट कम होगा, जिसकी वजह से वो नए लोगों को हायर करने की जगह ले ऑफ शुरू कर देंगी। टेक, फार्मा, ऑटो और रिटेल सेक्टर्स में जॉब लॉस हो सकती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि अगर वो भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म में इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा। भारत और अमेरिका का ट्रेड रिलेशन इस समय काफी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्सट्रीम स्टेप ले भी लिया तो भारत ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ लेगा। अमेरिका की जगह और कई सारे वेस्टर्न देश हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स हमसे परचेज कर लेंगे। एंड आपको पता है कि पिछले कुछ समय के अंदर कितने सारे देश भारत के पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ रहे हैं। मोदी सरकार को भी ये सारी चीजें अच्छे से पता थी, इसलिए भारत सरकार ने हड़बड़ी में आकर अमेरिका से आने वाली सभी आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्सेस को कम नहीं किया था, जबकि 2 अप्रैल भी अब पास ही आ गई है। बस 7-8 दिन बचे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अकल से काम लेते हुए भारत के साथ ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ डिस्प्यूट्स का मसला सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रैंडन लिंच को भारत भेजने का फैसला किया है। ब्रैंडन लिंच यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की एक टीम को लेकर भारत आ रहे हैं एंड इस वीकेंड में यानी 2 अप्रैल से पहले वो भारत में आकर इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग करेंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका टैरिफ डिस्प्यूट्स खत्म करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक नॉन पेपर यानी कि एक नॉन बाइंडिंग इनफॉर्मल डिस्कशन पेपर अमेरिका को भेजा गया था। नॉन पेपर एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सरकार दूसरी सरकार को भेजती है ताकि किसी भी इशू के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाए बिना किसी ऑफिशियल कमिटमेंट के। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पॉइंट्स इस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं उन्हें फॉर्मल प्रपोजल नहीं माना जाए, ये सिर्फ एक तरह का डिस्कशन स्टार्टर होता है। इंडिया के नॉन पेपर में शायद कुछ कैटेगरी के अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ रिड्यूस करने, म्यूचुअल ट्रेड बेनिफिट्स बढ़ाने और एक विन विन ट्रेड एग्रीमेंट एक्सप्लोर करने की बात हो सकती है। अब क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, इसलिए दोनों तरफ के ऑफिशियल्स इसके ऊपर ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फॉर्मल प्रेशर के। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भारत के नॉन पेपर देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का पहला डेलीगेशन भारत आ रहा है। आई होप कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया दोनों मिलकर इन ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर कोई पॉजिटिव आउटकम निकाल लेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि 2 अप्रैल के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा देंगे या फिर ये बस धमकी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बांग्लादेश को सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि फाइनली भारत सरकार ने बांग्लादेश को वहां पर हिट किया है जहां पर बांग्लादेश को सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है। अभी तक मोदी सरकार आपदा में अवसर वाला काम बांग्लादेश के साथ नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये भी किया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश की जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है। बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर जीडीपी में लगभग 11% कंट्रीब्यूट करता है और टोटल एक्सपोर्ट्स का 80% से भी ज्यादा हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बांग्लादेश ने तकरीबन $47 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए थे, जबकि भारत ने उस साल केवल $35 बिलियन के अराउंड किए थे, यानी भारत से भी $11 बिलियन ज्यादा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह काम कर रहा था। लेकिन मसला ये है कि बांग्लादेश की सरकार ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए थे, क्योंकि बांग्लादेश के 80% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट इसी एक सेक्टर से आ रहे थे। इसलिए अगर किसी भी देश को बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना हो तो वो बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को टारगेट करके कर सकता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए, कई महीनों तक वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट, स्ट्राइक्स और हड़तालें देखने को मिली। आज भी वहां पर सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल नहीं है। फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं हो पा रहा है, सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट्स डिले होते जा रहे हैं और डिले के कारण कॉस्ट बढ़ते जा रही है। और बांग्लादेश का फ्यूचर भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में गैस और इलेक्ट्रिसिटी इन चीजों की काफी शॉर्टेज चल रही है, जिसमें टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को पावर कट्स का सामना करना पड़ रहा है। पावर क्राइसिस की वजह से प्रोडक्शन डिलेस और लॉसेस होते जा रहे हैं। इसी वजह से H&M, ज़ारा और यूनिक्लो जैसे
जिन भी ग्लोबल क्लोथिंग ब्रांड्स ने बांग्लादेश की फैक्ट्रीज को ऑर्डर प्लेस किए थे वो शिफ्ट होकर भारत की कंपनीज को मिल रहे थे, क्योंकि ये सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव होता है और यहाँ पर ट्रेंड्स 2-3 महीनों के अंदर ही चेंज हो जाते हैं। ऐसे में अगर डिले 5-6 महीने का हो तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश की ये कंडीशन देखकर कई सारी इंटरनेशनल टेक्सटाइल कंपनीज बांग्लादेश से अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करके भारत लाने के बारे में विचार ही कर रही थी। अभी तक क्या था कि भारत ने बांग्लादेश के ऑर्डर्स छीने थे, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने सीधा सीधा बांग्लादेश की फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत ही बड़ा डेंट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत सरकार ने पीएम मित्र स्कीम के तहत देश में 7 लार्ज स्केल टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स बनाने का अप्रूवल दिया था। पीएम मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। इन पार्क्स के लिए जो 7 लोकेशंस अप्रूव की गई थी, इसमें तमिलनाडु का विरुधुनगर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात का नवसारी, कर्नाटका का कालाबुरागी, मध्य प्रदेश का धार, उत्तर प्रदेश से लखनऊ और महाराष्ट्र से अमरावती रीजन को सिलेक्ट किया गया था। अभी जो 7 टेक्सटाइल पार्क्स अनाउंस की गई हैं, इन सब के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है और इसमें सिर्फ टेक्सटाइल कंपनीज और इस सेक्टर की सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनीज को यहाँ पर फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए इन्वाइट किया गया था। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने के बाद अब भारत सरकार के पास कई सारी कंपनीज की लाइन लग गई है जो इन टेक्सटाइल पार्क्स के अंदर अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना चाहती हैं। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि अभी तक भारत सरकार ने 18,500 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन कर लिए हैं। 18,500 करोड़ रुपीस, ये अमाउंट यूएस डॉलर्स में $2.25 बिलियन बनता है। सरकार का कहना है कि उनका टारगेट है कि हर एक टेक्सटाइल पार्क में मिनिमम 10,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट आए, यानी टोटल 7 पार्क्स के अंदर 70,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 18,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिसीव हो गए हैं। साल 2030 तक भारत सरकार ने $350 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। और ये जो कंपनीज के साथ 18,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की डील साइन हुई हैं, इसमें से मेजर कंपनीज बांग्लादेश से भारत शिफ्ट हो रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि करना आसान था। इन सभी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काफी सारी फैसिलिटीज दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपीस तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार सेटअप करके देगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले जाएंगे। इन पार्क्स के अंदर जो भी कंपनीज अपनी फैक्ट्री खोल रही हैं, उनको टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करने के ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस में रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंपनी को टैक्स एग्जाम्पशंस और सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पर बिजनेस को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी, जिससे अप्रूवल्स और कंप्लाइंसेस के प्रोसेस फास्ट ट्रैक होंगे। लेबर लॉस और इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, उनको भी सिंप्लीफाइड किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा है कि टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब मोदी सरकार ने प्लेट में इतना कुछ ऑफर कर ही दिया था, जिसके बाद इस ऑफर को इग्नोर करना किसी भी कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए ये 18,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई है। वैसे कुछ लोग इसका भी विरोध करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मल्टीनेशनल कंपनीज को इतने सारे इंसेंटिव्स देना, क्या ये सही अप्रोच है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।